नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। आप देख रहे हैं विशेष। दिल्ली विधानसभा के लिए कल वोट डाले जाएंगे। मतदान सुबह 8 बजे शुरू होगा और शाम 6 बजे तक चलेगा। मतदान के लिए चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं उम्मीदवारों ने आखिरी वक्त तक घर घर जाकर वोट मांगा और इस बीच राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी रहा। और क्या कुछ रहा आज खास, ये दिखाएंगे अगले आधे घंटे में। शुरू करते हैं RSTV विशेष दिल्ली की जंग। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में कल वोट डाले जाएंगे, लेकिन मतदान से महज एक दिन पहले अखबारों में बीजेपी के विज्ञापन को लेकर राजनीति गरमाई रही। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम आदमी पार्टी को अराजक करार दिया, तो पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी ने इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताया। हालांकि विज्ञापन के मामले में चुनाव आयोग ने बीजेपी को क्लीन चिट दे दी है। चुनाव से एक दिन पहले भी राजनीतिक पार्टियों ने एक दूसरे को घेरने की कोशिश की। प्रचार थम चुका है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बयानों के तीर चलते रहे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम आदमी पार्टी को अराजक करार दिया और कहा कि दिल्ली में सुशासन और अराजकता के बीच लोगों को चुनाव करना है। जो दूसरा स्थानीय एक राजनीतिक दल सामने आया है, देश की राजनीति में अगर हम लोग सुशासन के प्रतीक हैं तो वो अराजकता के चेहरा है। मैं अराजकता इसलिए कहता हूं कि जो 49 दिन उनका शासन दिल्ली में रहा, उसके लिए कोई दूसरा शब्द नहीं। आम आदमी पार्टी ने अरुण जेटली के बयान को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। पार्टी के मुताबिक प्रचार थमने के बाद ऐसी बयानबाजी से बीजेपी को परहेज करना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने यह भी कहा कि बीजेपी का समूचा प्रचार अभियान ही नकारात्मक रहा है। It is unfortunate that when the finance minister of the country holds a press conference on the eve of the polls, he doesn't lay out a coherent vision for the people of Delhi. That what his government has done in the past over the last 8 months for Delhi and what they want to do for Delhi. आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अखबारों में छपे बीजेपी के विज्ञापन पर भी ऐतराज जताया। पार्टी के मुताबिक इस मामले को भी आचार संहिता के दायरे में देखा जाना चाहिए। हालांकि चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के इस दावे को खारिज कर दिया है। आयोग के मुताबिक जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 के तहत विज्ञापन छापने के लिए प्रिंट मीडिया पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस कानून में संशोधन की मांग कर डाली। मेरा सवाल यह है कि इस तरीके के विज्ञापन कहीं भी कैंपेनिंग खत्म होने के बाद ना तो छपने चाहिए ना दिखने चाहिए। लेकिन आप देखते हैं कि टेलीविजन में ऐसे विज्ञापन नहीं आते हैं, लेकिन अखबारों के अंदर ये विज्ञापन आता है। अगर टेलीविजन में विज्ञापन आने से इसी की गाइडलाइन का वायलेशन होता है, तो अखबारों में विज्ञापन आने से भी इसी के गाइडलाइन का उल्लंघन होता है। या तो टीवी और अखबार दोनों में विज्ञापन आए या दोनों में विज्ञापन न आए। दिन भर की इस खींचतान ने प्रचार थमने के बाद भी दिल्ली की राजनीतिक सरगर्मियों को बढ़ाए रखा है। अनु दीवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और चुनाव से ऐन पहले आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली पुलिस पर बीजेपी के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। पार्टी का कहना है कि उसके नेताओं को बेवजह परेशान किया जा रहा है। हालांकि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। चुनाव से ठीक एक दिन पहले आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर नया आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली पुलिस पर बीजेपी का दबाव है और इस दबाव के चलते ही उसके उम्मीदवारों को परेशान किया जा रहा है। पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर से भी मिला। पुलिस कमिश्नर महोदय से नरेश बाल्यान के प्रकरण पे पूरी बातचीत हुई और हम लोगों ने अपना पूरा पक्ष उनके सामने रखा। अपने प्रत्याशी की चुनाव के कारण व्यस्तता का भी उनके सामने पक्ष रखा कि अभी कल तक चुनाव है और चुनाव में एक प्रत्याशी की अपनी व्यस्तता होती है, जिसके कारण से कल शाम तक उनका आ पाना संभव नहीं होगा। आम आदमी पार्टी नेता आशुतोष ने ट्वीट कर दिल्ली पुलिस और बीजेपी पर ये आरोप लगाया। दरअसल ये मामला उत्तम नगर से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार नरेश बाल्यान से जुड़ा है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि उसने दबिश डालकर शराब की कुछ बोतलें पकड़ी थी, जिनका संबंध बाल्यान से हो सकता है। पुलिस ने इसी मामले की तफ्तीश के लिए बाल्यान को तलब किया था।
मैं ये तो नहीं कहना चाहूंगा कि पुलिस कमिश्नर साहब खुद किसी राजनीतिक पार्टी बीजेपी के दबाव में काम कर रहे हैं, लेकिन उनके जो नीचे के जो अफसर हैं वो निश्चित रूप से पुलिस बीजेपी और बीजेपी के बड़े नेताओं के दबाव में काम कर रहे हैं। कल रात को 12 बजे उस इलाके के एसएचओ ने नरेश बाल्यान को नोटिस देने की कोशिश की है। आम आदमी पार्टी के आरोप के बाद बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। बीजेपी ने कहा है कि आखिरी मौके पर पार्टी की छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है और आम आदमी पार्टी चुनाव आयोग की आदर्श आचार संहिता का पालन करने के पक्ष में नहीं दिख रही। We have been investigating the case with great sensitivity. We do not want to create any impression that we are trying to harass any candidate belonging to any particular party. But I also expect the law must take its own course. दिल्ली पुलिस का दावा है कि अवैध शराब के वितरण को रोकने के लिए वो कड़े कदम उठा रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल की दलील सुनने के बाद पुलिस ने चुनाव तक बाल्यान को तलब नहीं करने का फैसला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो दिल्ली में चुनाव प्रचार थम चुका है। ऐसे में कोई भी उम्मीदवार रैली और सभा नहीं कर सकता, लिहाजा पार्टियों के नेता अब घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं, तो वहीं आला नेता मत्था टेकने के बहाने से लोगों से मिलने जुलने धार्मिक जगहों पर भी पहुंचे। आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल के लिए शुक्रवार की सुबह बीते 2-3 महीनों से अलग रही। न प्रचार का दबाव था और न ही ज्यादा आपाधापी। ये खास सुबह थी जिसमें कैमरे के सामने दिनचर्या की शुरुआत हुई। योग, बाल कटवाना, यहाँ तक कि नाश्ता भी। चेहरे पर तनाव भी है लेकिन इंतजार ज्यादा। महीनों पसीना बहाने के बाद कई छोटे मोटे काम भी निपटाए गए। बाल कटा के आ रहे हैं, 3 महीने से बाल नहीं कटाए। अपॉइंटमेंट ले ली पहले ही आपने? नहीं, अपॉइंटमेंट नहीं, वो तो जान पहचान का है, बार बार उससे करीब 15 सालों से बाल कटा रहे हैं। आज का दिन थोड़ा रिलैक्स लग रहा है आपको? चुनाव नहीं करना है, प्रचार नहीं करना है? थोड़ा सा रेस्ट मिला है, बहुत ज्यादा थक गए थे। लेकिन आचार संहिता के दायरे में प्रचार का कोई दांव नहीं छूट रहा। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च शुक्रवार को रामलीला मैदान से ज्यादा व्यस्त रहे। विधानसभा पहुंचने का रास्ता यहां से तलाशा जा रहा है। क्या अरविंद केजरीवाल और क्या किरण बेदी, सब मत्था टेकने इन जगहों पर पहुंचे, शांति और सुकून की तलाश में, इस दुआ के साथ कि दिल्ली के सत्ता की कुंजी उनके हाथ में आ जाए। ये मैं पहली बार इन्हीं सेवा कर रही हूँ। जब मैं छोटी थी, अमृतसर की रहने वाली, मेरी दादी मुझे रोज दरबार साहब ले जाती थी, रोज। और मेरी मम्मी और मेरी नानी मुझे दुर्गाना मंदिर लेके जाती थी। सारे बड़े नेताओं का ध्यान अब मतदाताओं से ज्यादा कार्यकर्ताओं पर है। बूथ मैनेजमेंट का सारा जिम्मा कार्यकर्ताओं के पास है, लिहाजा तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए उनके साथ बैठक और मिलना जुलना दिन भर चलता रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस सबके बीच चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस ने मतदान की तैयारियां पूरी कर ली हैं। शनिवार सुबह 8 बजे से मतदान शुरू होगा और शाम 6 बजे तक चलेगा। चुनाव आयोग का जोर शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान पर है, साथ ही मतदाताओं की भी सुविधाओं का खास ख्याल रखा गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ रहे 673 उम्मीदवारों की किस्मत शनिवार को ईवीएम में कैद हो जाएगी। चुनाव आयोग ने मतदान की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। मतदान से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को शुक्रवार को आखिरी दौर तक ट्रेनिंग दी गई ताकि वो शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान को सुरक्षित कर सकें। राज्य में कुल 1,33,09,078 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए चुनाव आयोग ने 12,177 पोलिंग बूथ बनाए हैं और इतनी ही ईवीएम लगाई हैं। इसमें से 695 मतदान केंद्रों को संवेदनशील और 191 मतदान केंद्रों को अति संवेदनशील घोषित किया गया है। इन मतदान केंद्रों पर ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया है ताकि किसी अनहोनी से निपटा जा सके। बोगस वोटिंग रोकने के लिए पहली बार निशान लगाने के लिए ब्रश का इस्तेमाल किया जाएगा। पहली बार ब्रश का यूज किया जा रहा है स्टिक की जगह पे, जो इंडेलिबल इंक जिसमें लगाया जा रहा है। ब्रश का यूज करके अगर आप उसको लगाते हैं तो उससे वो 1/3 टाइम में जो है वो ड्राई हो जाता है पूरा। मतदान के दौरान सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस के अलावा सीआरपीएफ, स्टेट आर्म्ड पुलिस को भी तैनात किया गया है। दूसरे राज्यों से लगने वाली सीमाओं को सील कर दिया गया है और हर आने जाने वाले वाहनों की जांच की जा रही है। दूसरे राज्यों से आने वाली अवैध शराब को रोकने के लिए हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के आबकारी विभाग को निगरानी बढ़ाने को कहा गया है।
Because different forces are coming there from CAPF. There are different CAPF, different CRPF, BSF, CISF, and state armed police is also coming there. They have also been briefed by their respective senior officers. चुनाव आयोग ने 1200 के करीब पर्यवेक्षक के अलावा करीब 1 लाख सरकारी कर्मचारी मतदान प्रक्रिया पर नजर रखेंगे और इसे संपन्न कराएंगे। मतदान सुबह 8 बजे से शुरू होगा और शाम 6 बजे तक चलेगा। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। और चुनाव के दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दूसरे राज्यों से लगने वाली सीमा को सील कर दिया गया है और हर आने जाने वाले की जांच की जा रही है ताकि दिल्ली में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित किया जा सके। राज्यसभा टीवी संवाददाता नव विक्रम सिंह ने सीमा क्षेत्र का जायजा लिया। हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर। दिल्ली में मतदान के लिए चंद घंटों का वक्त बचा है। आप देख सकते हैं दिल्ली के सीमाई इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। यहाँ आने जाने वाली गाड़ियों पर पुलिस प्रशासन के साथ अर्धसैनिक बलों की भी नजर है। किस तरीके से नजर रखी जा रही है गाड़ियों पर? ये हमारा बॉर्डर है, यूपी का बॉर्डर है, बॉर्डर पे खड़े हैं हम, तो हमारे इलेक्शन को इन्फ्लुएंस ना करे कोई एंटी बैड एलिमेंट्स ना आए या कोई इलीगल चीज ना अंदर एंट्री कर जाए, उसके लिए हम गाड़ियों की प्रॉपर चेकिंग करा रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ जो भी गाड़ियां आ रही हैं, ज्यादातर जिस पर भी शक है दिल्ली पुलिस को या अर्धसैनिक बलों को, उनकी चेकिंग की जा रही है। लोगों को प्रभावित करने के लिए बाहरी राज्यों से कुछ ना पहुंचे, इस पर चुनाव आयोग की पैनी नजर है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने कमर कस ली है। कैमरामैन राजेश अग्रवाल के साथ नव विक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और हर बार चुनावी प्रक्रिया में कुछ वोटर्स ऐसे जुड़ते हैं जो पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं। ब्रेक के बाद जानेंगे कि दिल्ली के फर्स्ट टाइम वोटर्स के दिल में क्या है। देखते रहिए विशेष। Watch the world come alive in your living room. Defining moments. Momentous events. News Tonight, your window to the world. Every night at 9 p.m. आजादी के बाद कैसे बदला परिवेश, कैसे बनी संसद, कैसे उठा देश। When the world sleeps, India will awake to life and freedom. कौन थे वो लोग जो दे गए हमको शानदार विरासत, लोकतंत्र की मजबूत इमारत। राज्यसभा टेलीविजन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विशेष। बात हो रही है दिल्ली विधानसभा चुनाव की। तो दिल्ली के मतदाता वोट को लेकर असमंजस में हैं। उनका कहना है कि सभी पार्टियों का घोषणा पत्र करीब करीब एक जैसा ही है। ऐसे में यह तय कर पाना मुश्किल है कि वोट किस पार्टी को दें। हालांकि मतदाताओं का यह भी मानना है कि सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, वो 5 साल पूरी चले। राज्यसभा टीवी संवाददाता अनु दीवान ने राज्य के मतदाताओं से बातचीत की। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए सिर्फ कुछ ही घंटों का समय बाकी है। तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने घोषणा पत्र जनता के सामने रख दिए हैं। आज हम उसी जनता से जानने आए हैं कि आखिर किस आधार पर वो अपनी सरकार का चुनाव करेंगे। मैम, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, काफी समय से प्रचार चल रहा था, पार्टीज ने अलग अलग वादे किए हैं, तो आपने अब अपना वोट डिसाइड तो कर लिया होगा, लेकिन किस आधार पर आप अपनी सरकार चुनेंगे?
नहीं, ऑनेस्टली इफ यू आस्क मी कि वो डिसाइड कर लिया है, मैनिफेस्टो बड़े सुंदर सुंदर है, नहले पे दहला है हर एक का, बट मैनिफेस्टो तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बट दिल्ली को पूरा क्योटिक कंडीशन में आपने डाल दिया है। एक प्रॉमिस कर रहा है झुग्गियों को पक्का कर दोगे, एक प्रॉमिस कर रहा है हम उनको उधर ही रखेंगे, और मिडिल क्लास को कोई देख ही नहीं रहा है। आप बताइए, जिस तरह इन्होंने कहा कि सभी पार्टीज ने जो वादे किए हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, तो कंफ्यूजन एक क्रिएट हो रहा है, क्या आप भी ये मानते? उसी को वोट देंगे। सिर्फ एक्सपेक्ट ये करते हैं कि जो मैनिफेस्टोज आज वो सुना रहे हैं वो याद रखें और इम्प्लीमेंट करें। मुद्दे काफ़ी सारे हैं, महिला सुरक्षा है, युवाओं के लिए काफ़ी वादे किए गए हैं, लेकिन इन सब वादों के तमाम जाकर आपका आधार क्या होगा? देखो जी, हम सब इन वादों से तो थक गए हैं एंड दे बिकम रियली मोनोटोनस नाउ। अब तो ये मैं तो इस उस पे करूँगी, एसेस कर रही हूँ अनदर वन डे टू गो, कि इसमें से 25% भी कोई इम्प्लीमेंट जो करेगा मैं तो उसको दूंगी। इतना कंफ्यूजन है, इनफैक्ट सभी पार्टी सेम ही बोल रही हैं। सबसे बड़ी समस्या जो अभी दिल्ली की जनता को है वो ये है कि आने वाले दिनों में जो भी सरकार बनाता है वो कम से कम अपने घोषणा पत्र को पढ़कर दिल्ली वालों को उन वादों पर खड़ा उतरे। कैमरा पर्सन चेतन के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और पहली बार वोट देने जा रहे युवा मतदाताओं में भी खासा उत्साह है। उनका मानना है कि लोकतंत्र के लिए मताधिकार का इस्तेमाल बेहद जरूरी है। आधुनिक तकनीक से लैस युवाओं में विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। साथ ही वो महिला सुरक्षा, महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे को भी जोर शोर से उठा रहे हैं। शनिवार के मतदान को लेकर जितना उत्साह बाकी लोगों में है, उससे कहीं ज्यादा उत्साह पहली बार वोट डालने वाले युवाओं में है। नौजवानों की रोजमर्रा की चर्चा में पिछले कई दिनों से राजनीति काफी अहम रही है। पहली बार अपने पसंदीदा नुमाइंदे को चुनने का मौका इन्हें मिला है, लिहाजा वो इसे चूकना नहीं चाहते। मेरा फर्स्ट टाइम वोट बना हुआ, मेरा बड़ा उत्साह वोट डालने का। माहौल बनाए रखे, ट्रैफिक ना वो पानी आनी आते रहे, रोड साफ सुथरा रहे। प्रदेश के 1,33,00,000 मतदाताओं में युवाओं की भागीदारी काफी ज्यादा है, लेकिन जिन मतदाताओं की उम्र 18 से 19 साल के बीच है उनकी तादाद 2,27,316 है। यानी दिल्ली विधानसभा के लिए ये सब पहली बार वोट डालेंगे। आधुनिक तकनीक से लैस इन युवाओं के लिए विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। महंगाई, महिला सुरक्षा और भ्रष्टाचार पर भी ये काफी मुखर हैं। सरकार को एक तो महिलाओं की सुरक्षा चाहिए और देश के अंदर विकास चाहिए, रोजगार चाहिए। आज रोजगार देश के अंदर बिल्कुल नहीं है। बेरोजगारी और यातायात जैसे मुद्दे भी युवाओं की पसंद तय करेंगे। रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। दिल्ली विधानसभा की कुछ ऐसी सीटें भी हैं जो पार्टियों के लिए बेहद अहम हैं और देश भर की निगाहें भी उन पर टिकी हुई हैं। इन पर जीत हार का असर पार्टियों के मनोबल पर पड़ सकता है। यूं तो विधानसभा की हर सीट सभी पार्टियों के लिए अहम है। किसी भी सीट पर हार विपक्ष में बैठाने के लिए मजबूर कर सकती है, लेकिन जहां से पार्टियों के दिग्गज दांव आजमा रहे हैं वहां हार जीत पार्टी के लिए इज्जत का सवाल बन गया है। इन पर सिर्फ पार्टियों की ही नहीं बल्कि दिल्ली और समूचे देश की नजर है। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नई दिल्ली सीट काफी अहम है। यहाँ से बीजेपी ने छात्र राजनीति से निकली नुपुर शर्मा और कांग्रेस ने अनुभवी किरण वालिया को मैदान में उतारा है। चुनाव की घोषणा के बाद बीजेपी में आकर मुख्यमंत्री पद की दावेदार बनी किरण बेदी किशननगर सीट से चुनाव लड़ रही हैं। उनके सामने आम आदमी पार्टी ने एसके बग्गा और कांग्रेस ने बंसीलाल को टिकट दिया है। वहीं दिल्ली में कांग्रेस के सबसे प्रमुख उम्मीदवार अजय माकन की सदर बाजार सीट पर आम आदमी पार्टी ने मुकाबले के लिए सोमदत्त और बीजेपी ने प्रवीण जैन पर भरोसा जताया है। मुख्यमंत्री पद के इन दावेदारों के अलावा कुछ सीटों पर दिलचस्प मुकाबले की लोग उम्मीद कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया पटपड़गंज से चुनाव मैदान में हैं, जहां उनकी ही पार्टी के बागी विनोद कुमार बिन्नी बीजेपी उम्मीदवार हैं, तो कांग्रेस ने अनिल कुमार पर दांव लगाया है। मंगोलपुरी सीट से एक बार फिर आम आदमी पार्टी ने राखी बिरलान को उतारा है। उनकी टक्कर बीजेपी के सुरजीत और कांग्रेस के राजकुमार चौहान से है। रोहिणी सीट पर बीजेपी के विजेंद्र गुप्ता के सामने आम आदमी पार्टी के चरणजी लाल गुप्ता और कांग्रेस के सुखबीर शर्मा है। मटिया महल सीट पर जेडीयू से कांग्रेस में आए शोएब इकबाल को इस बार आम आदमी पार्टी के असीम अहमद खान और बीजेपी के अंजुम देहलवी टक्कर दे रहे हैं। दिल्ली में ये इकलौती सीट है जहां बीजेपी ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारा है, लिहाजा अल्पसंख्यक बहुल इस सीट पर मुकाबला रोमांचक हो गया है। इसके अलावा चांदनी चौक से कांग्रेस छोड़ आम आदमी पार्टी का दामन थामने वाली अलका लांबा के सामने बीजेपी के सुमन कुमार गुप्ता और कांग्रेस के प्रहलाद साहनी हैं। बलीमारान पर कांग्रेस के कदावर हारून यूसुफ को इस बार आम आदमी पार्टी के इमरान हुसैन और बीजेपी के श्याम मोरवाल से चुनौती मिल रही है। कांग्रेस से हाल ही में बीजेपी में शामिल कृष्णा तीरथ पटेल नगर से चुनाव लड़ रही हैं।
उनके सामने आम आदमी पार्टी से हजारीलाल चौहान और कांग्रेस से राजेश लिलोटिया हैं। जनकपुरी में बीजेपी के अनुभवी जगदीश मुखी को उनके दामाद सुरेश कुमार टक्कर दे रहे हैं। सुरेश कुमार को कांग्रेस ने टिकट दिया है तो आम आदमी पार्टी के राजेश ऋषि भी चुनौती दे रहे हैं। हालांकि ग्रेटर कैलाश पर भी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा, जहां कांग्रेस की शर्मिष्ठा मुखर्जी इस बार आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज के सामने हैं। मालवीय नगर से पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती, दिल्ली कैंट से बीजेपी के करण सिंह तंवर और राजौरी गार्डन से आम आदमी पार्टी के जनरल सिंह पर भी सबकी नजरें रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार में जनता की बुनियादी समस्याएं और मुद्दे गायब रहे और उनकी जगह आरोप प्रत्यारोप ने ले ली। फिर वो चाहे आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सबने एक दूसरे पर आरोप लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसे में सवाल ये लाजमी है कि आखिर जनता के मुद्दे गए कहां? दिल्ली की सियासत में सभी दलों को अब जनता के फैसले का इंतजार है। 70 सीटों पर कड़े मुकाबले के बीच 36 के जादुई आंकड़े को पाने की होड़ जारी है। इस बार चुनाव प्रचार में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ज्यादा लगे। शुरुआती दौर में घोषणा वादों की दस्तक जिस तरह हर पार्टी की तरफ से दी जा रही थी, वो बाद में बदल गई। जब विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ तो हर पार्टी की जुबान पर बुनियादी मुद्दों का जिक्र था। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, महिला सुरक्षा, महंगाई, भ्रष्टाचार। लेकिन प्रचार की मुहिम तेज होते ही मुद्दों से ज्यादा जगह आरोप प्रत्यारोपों ने ले ली। हालांकि मुद्दे तब भी बरकरार थे, लेकिन पार्टियों ने इसका ज्यादा जिक्र नहीं किया। पूरी राजनीति नोटिसों, बयानों और एक दूसरे को पछाड़ने की होड़ में तब्दील हो गई। आरोपों के तीर न सिर्फ जनसभाओं में बल्कि सोशल मीडिया पर भी पार्टियों की तरफ से चलाए गए। राजनीतिक पार्टियों की दिलचस्पी इसमें ज्यादा दिखी कि दूसरी पार्टियों ने कौन से वादे तोड़े, जबकि पार्टियों ने खुद अपने वादों का जिक्र कम ही किया। इसके अलावा जो विवाद पनपे, उनमें आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का नोट के बदले वोट का बयान, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस की यू टर्न वाली मुहिम, आम आदमी पार्टी के पोस्टरों में किरण बेदी को अवसरवादी बताने के प्रचार अहम रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और दिल्ली विधानसभा चुनाव 2015 के बाद राज्य को 10वां मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। ऐसे में आइए एक नजर डालते हैं दिल्ली में सत्ता की बागडोर अब तक किस किस मुख्यमंत्री ने संभाली। 7 मार्च 1952 कांग्रेस नेता चौधरी ब्रह्म प्रकाश के नेतृत्व में पहली बार दिल्ली राज्य विधानसभा अस्तित्व में आई। पहली विधानसभा में कुल 48 सदस्य थे। चौधरी ब्रह्म प्रकाश 1955 तक दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर रहे। उनके बाद कांग्रेस नेता जीएन सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया और वो इस पद पर 1956 तक रहे। हालांकि इसके बाद साल 1956 में दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जो 1993 तक जारी रहा। 1991 में 69वें संविधान संशोधन के जरिए दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। इसके बाद 1993 विधानसभा चुनाव में बीजेपी शासन में मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री बने। खुराना 3 सालों तक मुख्यमंत्री रहे। साल 1996 में साहिब सिंह वर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया, जो 1998 तक इस पद पर रहे। राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री के तौर पर सुषमा स्वराज ने अक्टूबर 1998 में पद संभाला। हालांकि सुषमा स्वराज का कार्यकाल करीब 2 महीने का ही रहा। इसके बाद 1998 से लेकर 2013 के बीच लगातार 3 बार दिल्ली में कांग्रेस की अगुवाई में शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रहीं। राज्य को नवे मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल मिले। केजरीवाल दिसंबर 2013 के बाद 49 दिनों तक मुख्यमंत्री रहे। दिल्ली के अब तक के 9 मुख्यमंत्रियों में सबसे ज्यादा शिक्षित साहिब सिंह वर्मा माने जाते हैं। वर्मा के पास लाइब्रेरी साइंस में पीएचडी की उपाधि थी। दूसरे नंबर पर सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित का नाम आता है। शीला एमए पास हैं, जबकि सुषमा एलएलबी। शिक्षा के लिहाज से अरविंद केजरीवाल का नाम तीसरे नंबर पर है। हालांकि केजरीवाल पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके पास प्रशासनिक अनुभव होने के साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर काम करने का तजुर्बा भी है। दीपक डोभाल, राज्यसभा टीवी।
तो देश विदेश के मुद्दों पर राज्यसभा टीवी की विशेष पेशकश जारी रहेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान हम विशेष में लगातार दिखाएंगे दिल्ली की सियासी तस्वीर। फिलहाल आज इतना ही, दीजिए इजाजत और देश और दुनिया के बाकी हाल के लिए देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।